अब हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 है उसको पढ़ते हैं और उससे जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं। तो शॉर्ट में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएसडीपी क्या है। जीएसडीपी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो जीएसडीपी इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये होती है। तो जीएसडीपी जो राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पे और राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे, ये देखेंगे। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पे वो है 9.06 लाख करोड़। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पे है 9.06 लाख करोड़ है। तो स्थिर कीमत होती है ना, तो स्थिर कीमत के लिए जो कौन सा आधार वर्ष लिया जाता है? तो स्थिर कीमतों के लिए आधार वर्ष लिया जाता है वो लिया जाता है 2011-12। तो 2011-12 का आधार वर्ष लिया जाता है किसके लिए? स्थिर कीमतों के लिए। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी है? 9.06 लाख करोड़ है। जबकि राजस्थान की जो जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे कितनी है? तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है प्रचलित कीमतों पे वह 17.04 लाख करोड़। तो राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है 17.04 लाख करोड़ है। तो स्थिर और प्रचलित ये दोनों याद करने हैं अपन को। तो स्थिर के लिए जो आधार वर्ष होता है वो होता है 2011-12 का वर्ष माना जाता है। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पे है 9.06 लाख करोड़ और राजस्थान की जो जीएसडीपी है प्रचलित कीमतों पे है वह 17.04 लाख करोड़ है। तो जीएसडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक तो कितना हो गया 9 और दूसरा कितना है 17। तो ऐसे याद करेंगे क्या है, एक तो है 9 है और फिर क्या है 17। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो है स्थिर कीमतों पे तो लगभग 9 लाख करोड़ है और जबकि प्रचलित कीमतों पे है 17। ठीक है, तो याद करना है। तो और फिर हम देखते हैं कि जो जीएसडीपी में पिछले साल की तुलना में स्थिर कीमतों पे वृद्धि हुई है वो है 7.82% की वृद्धि हुई है। तो पढ़ा तो ऐसे जाता है 7.82, लेकिन हम याद करने के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे 7.82। तो राजस्थान है उसकी जीएसडीपी में जो स्थिर कीमतों पर जो जीएसडीपी है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है वो है 7.82% की वृद्धि हुई है। जबकि जो प्रचलित कीमतों की जो जीएसडीपी है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 12.02% की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले अपन को क्या याद करना है? राजस्थान की जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पे 9.06 लाख करोड़ और प्रचलित कीमतों पे है जीएसडीपी 17.04 लाख करोड़ है। तो ये हो गए जीएसडीपी। जीएसडीपी के बाद आता है एनएसडीपी। क्या आता है? एनएसडीपी। एनएसडीपी की फुल फॉर्म होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। एनएसडीपी एनएसडीपी भी किस पे आएगी? स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे। तो राजस्थान की जो एनएसडीपी है वो स्थिर कीमतों पे है 7.96 लाख करोड़। ठीक है, 7.96 लाख करोड़। तो पढ़ते तो ऐसे 7.96 लाख करोड़, लेकिन याद करने के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे? 7.96 लाख करोड़। तो राजस्थान की एनएसडीपी स्थिर कीमतों पर है 7.96 लाख करोड़ है और एनएसडीपी जो प्रचलित कीमतों पे है वह है 15.24 लाख करोड़। ठीक है, तो एनएसडीपी और जीएसडीपी है ये देखते हैं। तो एनएसडीपी जीएसडीपी के बारे में सबसे पहले तो यही है कि जीएसडीपी तो कितनी हो गई? वो हो गई 9 और 17। ठीक है, और एनएसडीपी कितनी हो गई? वो हो गई 7 और 15। तो इस टाइप से याद करना है। तो जीएसडीपी है 9 और 17 और जो एनएसडीपी है वो है 7 और 15। तो जीएसडीपी ज़्यादा होती है और एनएसडीपी कम होती है और जो स्थिर कीमत है उन पे कम होता है और प्रचलित कीमत पे ज़्यादा होता है। तो इस टाइप से याद करना है। तो जीएसडीपी तो कितनी है? 7 और जीएसडीपी है 9 तो है किस पे? स्थिर, और 17 किस पे हो गई? प्रचलित कीमतों पे, और एनएसडीपी हो गई 7 और 15। तो इस टाइप से थोड़ा याद करना है। तो जीएसडीपी स्थिर कीमतों पे 9.06 लाख करोड़ और जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे 17.04 लाख करोड़। एनएसडीपी स्थिर कीमतों पे 7.96 लाख करोड़ और एनएसडीपी प्रचलित कीमतों पे 15.24 लाख करोड़। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम।
हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो स्थिर कीमतों पे है वह 96,638 रुपये, और जो प्रचलित कीमतों पे है 1,85,053 रुपये। तो राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पे है 96,638, और राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है जो प्रचलित कीमतों पे है 1,85,053 रुपये है। तो ये भी देख लेते हैं वृद्धि का भी। तो पिछले स्थिर कीमतों पे जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, 6.88%, और प्रचलित कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई 11.04% की वृद्धि हुई। तो अब तक क्या क्या हो गए, जीएसडीपी, एनएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय। तो जीएसडीपी हो गई 9 और 17, एनएसडीपी हो गई 7 और 15, और प्रति व्यक्ति आय हो गई, वो हो गई स्थिर पे तो हो गई 96,638, और जो प्रचलित कीमतों पे हो गई 1,85,053 रुपये। ठीक है, ये हो गया प्रति व्यक्ति आय। अब हम देखते हैं राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है। तो राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है 267 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, तो राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है वो है 267 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है, और पिछले साल की तुलना में इसमें वृद्धि कितनी हुई है, लगभग 10% की वृद्धि हुई है। तो राजस्थान में जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है वो है 267 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है, और पिछले साल की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा, उसकी मात्रा कितनी है। तो अधिष्ठापित ऊर्जा की मात्रा है 26,325 मेगावाट। तो राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन है वह है 267 लाख मैट्रिक टन, और राजस्थान में जो अधिष्ठापित ऊर्जा है उसकी मात्रा है वह है 26,325 मेगावाट। नेक्स्ट है राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है, आईआईपी, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आईआईपी राजस्थान का कितना है वह है 157, लगभग 157। तो राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन है 267, अधिष्ठापित ऊर्जा है 26,325, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वह है 157। राजस्थान का जो थोक मूल्य सूचकांक है वो है लगभग 396, 396। ठीक है, तो यह है थोक मूल्य सूचकांक। तो अभी तक क्या क्या हो गया, वो हो गया जीएसडीपी, एनएसडीपी हो गया। तो जीएसडीपी तो कितनी हो गई 9 और 17, ठीक है, और एनएसडीपी कितनी हो गई 7 और 15। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई 96,638, तो स्थिर कीमतों पे, और 1,85,053 रुपये किस पे, प्रचलित कीमतों पे। खाद्यान्न उत्पादन है 267 लाख मैट्रिक टन, और अधिष्ठापित ऊर्जा है 26,325 मेगावाट। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हो गया 157, और थोक मूल्य सूचकांक हो गया 396। तो ये हो गए कुछ सूचकांक। इसके बाद में हम देखते हैं जीएसवीए, यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य वर्धन। इसमें योगदान जो अलग अलग क्षेत्र है उनका योगदान कितना कितना है। तो जीएसवीए यानी सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, इसमें अलग अलग क्षेत्रों का योगदान कितना है। तो कृषि, तो ये भी स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों दोनों पर देखेंगे। ठीक है, तो स्थिर कीमतों पर जो योगदान है किन किन का देखेंगे, कृषि, उद्योग और सेवा। ठीक है, तो कृषि का, उद्योग का और सेवा का, इन तीनों का देखेंगे। तो कृषि का जो योगदान है वो है 26% लगभग, उद्योगों का है 28%, और सेवा का योगदान है लगभग 45%। तो जीएसवीए में जो स्थिर कीमतों पर योगदान है वो है कृषि का है लगभग 26%, उद्योगों का योगदान है लगभग 28%, और जो सेवा है, सेवा क्षेत्र, उसका योगदान है लगभग 45%। तो सबसे अधिक योगदान जीएसवीए में किसका है वो है सेवा क्षेत्र का। जीएसवीए में जो सबसे अधिक योगदान है वो कौन से क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। तो स्थिर कीमत है, स्थिर कीमतों पर जो जीएसवीए में योगदान है वो है कृषि का तो है 26, लगभग 26%, उद्योगों का है लगभग 28%, और सेवा क्षेत्र का है लगभग 45%। ठीक है, और अब पूछा जाए अगर कि प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए में योगदान, तो वह है कृषि का 26%, उद्योगों का लगभग 27%, और सेवा क्षेत्र का लगभग 45% है। ये याद रखना है। तो प्रचलित कीमतों पर पूछा जाता है मेनली, तो सबसे अधिक जो कौन से क्षेत्र का योगदान है जीएसवीए में यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन में, वह है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 45.92% है। ठीक है, 45.92% है सेवा क्षेत्र का योगदान जीएसवीए में। उसके बाद सबसे ज़्यादा तो है सेवा क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद कौन आ गए, उद्योग,
और उद्योगों से बाद में कम कौन आ गए? कृषि। तो सबसे अधिक योगदान जीएसवी में है सेवा क्षेत्र का, फिर उद्योगों का, और फिर लास्ट में योगदान है वो है कृषि क्षेत्र का योगदान है। नेक्स्ट हम देखते हैं भू उपयोग सांख्यिकी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है? वो है 342.74 लाख हेक्टेयर। तो राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है वो है 342.74 लाख हेक्टेयर। उसमें से हम देखते हैं कि जो राजस्थान में है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वो कितना है? लगभग 53%। राजस्थान में जो बंजर भूमि है वो है लगभग 10%। राजस्थान में वानिकी का जो एरिया है वो है 8%। कृषि अयोग्य भूमि वो लगभग है 6%। कृषि के अलावा अन्य उपयोगी भूमि वो लगभग 5%। नेक्स्ट है स्थायी चारागाह या गोचर वो है 4.81%। चालू पड़त कितना है? 5.05%। अन्य पड़त है वो है 5.72%। ठीक है, ये थोड़ा याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि गणना 2015-16 इसके अनुसार। तो इसके अनुसार क्या है? राजस्थान में कुल प्रचलित जोते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो कुल प्रचलित जोतों की संख्या है 76.55 लाख जोते। तो राजस्थान में कुल प्रचलित जोते हैं उनकी संख्या हो गई वो है 76.55 लाख जोते हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें से राजस्थान में जो महिला प्रचलित जोते हैं उनकी संख्या हो गई वो है 7.75 लाख। तो कुल प्रचलित जोते हैं वो हो गई वो 76.55 लाख। उसमें से महिला प्रचलित जोते हो गई वो हो गई 7.75 लाख हो गई महिला प्रचलित जोते। तो बाकी कितनी बची? वो है 68.8 लाख। ये क्या होगी? पुरुष प्रचलित जोते हो गई। तो कुल प्रचलित जोते हो गई वो हो गई 76.55 लाख। उसमें से 7.75 लाख महिला प्रचलित जोते और बाकी हो गई पुरुष प्रचलित जोते। नेक्स्ट है कि सीमांत जोते राजस्थान में कितनी है? वह लगभग 40%। लघु जोते है 21%। अर्ध मध्यम जोते 18%। मध्यम जोते लगभग 14% और वृहत जोते है 4%। सीमांत जोतों की संख्या 40 है, लघु की है 21, अर्ध मध्यम की है 18 और मध्यम की है 14 और वृहत जोते इनकी संख्या है लगभग 4%। अब हम कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान में कृषि के उत्पादन से संबंधित पॉइंट देखते हैं। 2024-25 में राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ? तो वो हुआ 267 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, तो राजस्थान में 2024-25 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ वो है 267 लाख मैट्रिक टन। तो 2024-25 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ वो हुआ 267 लाख मैट्रिक टन। पिछले साल की तुलना में खाद्यान्न में कितने % की वृद्धि हुई? वो हुई 10% की। तो राजस्थान में 2024-25 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ वो हुआ 267 लाख मैट्रिक टन और पिछले साल की तुलना में खाद्यान्न में कितने % की वृद्धि हुई? वो हुई 10% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि उत्पादन। उसमें अब आगे देखते हैं खरीफ का उत्पादन और रबी उत्पादन। खरीफ और रबी इन दोनों का उत्पादन देखते हैं। तो राजस्थान में जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन तो हो गया 267 लाख मैट्रिक टन। उसमें से जो खरीफ है, खरीफ का उत्पादन है 103 लाख मैट्रिक टन और जबकि रबी का है वो है 163 लाख मैट्रिक टन। तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन तो हो गया 267 और खरीफ का उत्पादन हो गया 103 और रबी का उत्पादन हो गया 163। तो ये याद करना है थोड़ा। कुल खाद्यान्न है वो तो हो गया 267, उसमें से 103 तो क्या हो गया? खरीफ और 163 हो गया रबी। नेक्स्ट है तिलहन की फसलों के बारे में देखते हैं। तिलहन है स्पेसिफिक तिलहन, ठीक है, विशिष्ट रूप से तिलहन देखते हैं। तिलहन की खरीफ की फसल कौन सी है और तिलहन की रबी की फसल कौन सी है? तो जो तिलहन की जो खरीफ की फसल है उसके बारे में देखते हैं। तो तिलहन की जो खरीफ की फसल है वो है कौन कौन सी है? वह है मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी। तो मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, अरंडी हो गया, ये सब क्या है? जो खरीफ की तिलहन की खरीफ फसल है, ठीक है। और जबकि तिलहन की रबी की फसलें हो गई वो हो गई राई, सरसों, तारा मीरा, अलसी। रबी की जो तिलहन की रबी की फसलें हैं राई, सरसों, तारा मीरा और अलसी। और तिलहन की खरीफ की फसलें हैं वो है मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में 2024-25 में तिलहन का उत्पादन कितना हुआ है? वह है 96.17 लाख मैट्रिक टन।
2024-25 में तिलहन का उत्पादन हुआ है वो है 96.17 लाख मीट्रिक टन, और पिछले साल की तुलना में इसमें कमी कितनी आई है वो है 4.99% की कमी आई है। तो तिलहन का उत्पादन हुआ है 96.17 लाख मीट्रिक टन और पिछले साल की तुलना में कमी आई है वह है 4.99% की तिलहन के उत्पादन में कमी आई है। अब ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार कि है ना ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला से स्थान है। वो फसलें कितनी है, 5 फसलें हैं। ठीक है, तो 5 ऐसी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। तो वो 5 फसलें कौन कौन सी है। पहली होगी बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। ठीक है, तो ये 5 फसलें हैं कौन कौन सी, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। ये 5 फसलें हैं, इनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। कौन कौन सी फसलें होगी, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। इन 5 के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। ठीक है, तो बाजरा का कितना % उत्पादन राजस्थान में होता है, वो है लगभग 44% उत्पादन राजस्थान में होता है। सरसों का 46% उत्पादन राजस्थान में। पोषक अनाज का जो लगभग 15% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। और कुल तिलहन का 22% और ग्वार का 90% उत्पादन होता है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान का देश में ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। हो गई बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। इन 5 फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में क्या स्थान है, वो है पहला स्थान है। ठीक है, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार, इन 5 के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। बाजरा का कितना % उत्पादन होता है राजस्थान में, 44%। सरसों का हो गया 46% उत्पादन राजस्थान में। पोषक अनाज का 15% उत्पादन राजस्थान में। कुल तिलहन का 22% उत्पादन राजस्थान में। और ग्वार का लगभग 90% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में ही होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं कि ना कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। तो एक ही फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है, वो है मूंगफली। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में है दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है, अब कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है, वो कौन कौन सी फसलें हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो फसलें हो गई चना, ज्वार, सोयाबीन और कुल दलहन। चना, ज्वार, सोयाबीन और कुल दलहन। ठीक है, एक तो आ गया चना, दूसरा आ गया ज्वार, फिर सोयाबीन और कुल दलहन। इन सभी के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में तीसरा स्थान है। कौन कौन सी फसलें आ गई, एक आ गई चना, दूसरा आ गई ज्वार, तीसरा आ गई सोयाबीन और फिर हो गई कुल दलहन। इन चारों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में स्थान है, वह तीसरा स्थान है इन, ठीक है, इनके उत्पादन में। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्वार में तो क्या कौन सा स्थान है, पहला, जबकि जो ज्वार है, ज्वार में है तीसरा। ग्वार में तो है पहला और ज्वार में है तीसरा। ठीक है, ये याद रखना है थोड़ा। तो चना, ज्वार, सोयाबीन और कुल दलहन में राजस्थान का स्थान है तीसरा। मूंगफली में राजस्थान का स्थान है दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गन्ना। गन्ने का कितना उत्पादन राजस्थान में होता है, तो गन्ने का जो 4.40 लाख मीट्रिक टन है वो उत्पादन राजस्थान में होता है। तो और इसमें जो गन्ने के उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 21% की वृद्धि हुई है। कपास का कितना उत्पादन राजस्थान में होता है, वह है लगभग 18.45 लाख गांठें राजस्थान में उत्पादन होता है। और पिछले साल की तुलना में कपास के उत्पादन में कमी आई है। गन्ने के उत्पादन में तो 21% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, और कपास के उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 29% की कमी आई है। ठीक है, ये हो गया कपास का उत्पादन। अब कपास के उत्पादन के बाद में हम देखते हैं पशुपालन। ठीक है, पशुपालन लाइव स्टॉक के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में है कुक्कुट पक्षियों की संख्या कितनी है, वो है लगभग 146 लाख। तो राजस्थान में कुक्कुट पक्षियों की संख्या लगभग कितनी है, 146 लाख है। ठीक है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुधन कितना है, वह है 568 लाख। तो पशु गणना 2019 है, उसके अनुसार राजस्थान में जो कुल पशुधन है वह है 568 लाख पशु है राजस्थान में। कब की पशु गणना, 2019 की पशु गणना के अनुसार। तो कितने हैं, 568 लाख पशु है राजस्थान में। और ये पशु पूरे देश के पशुओं का कितना है, वह है 10.60%। तो राजस्थान में पूरे देश के पशुओं का कितने प्रतिशत पशु पाए जाते हैं, वह है 10.60% पशु राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो, तो अब क्या है, ऊंट। ऊंट पूरे देश का
84% ऊँट कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में। पूरे भारत के 84% ऊँट कहाँ मिलते हैं? भारत में। पूरे भारत की 14% बकरियाँ कहाँ मिलती है? राजस्थान में। पूरे भारत की 12% भैंस मिलती है राजस्थान में। पूरे भारत की कितनी 10% भेड़ मिलती है राजस्थान में। और पूरे भारत की 7% गाय मिलती है राजस्थान में। तो ऊँट कितने राजस्थान में ऊँट कितने प्रतिशत मिलते हैं? वो मिलते हैं 84% ऊँट मिलते हैं। पूरे भारत का 84% ऊँट मिलते हैं राजस्थान में। और बकरियाँ कितनी 14%, भैंस हो गई 12%, भेड़ हो गई 10% और गाय हो गई 7%। तो पूरे भारत की 7% गाय कहाँ मिलती है? वो मिलती है राजस्थान में ही मिलती है। नेक्स्ट है दूध का उत्पादन और ऊन का उत्पादन। ठीक है, तो राजस्थान में दूध का उत्पादन कितना होता है? तो राजस्थान जो पूरे भारत में जो दूध का उत्पादन होता है उसका 14.44% उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। पूरे भारत के जो दूध उत्पादन है उसका लगभग 14.44% दूध का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। पूरे भारत में जो ऊन का उत्पादन है उसका लगभग 47.98% ऊन का उत्पादन होता है राजस्थान में। तो राजस्थान में कितने ऊन का उत्पादन तो कितना है? 47.98% और दूध का उत्पादन है लगभग 14.44% दूध का उत्पादन है। हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 पढ़ रहे थे। अब आर्थिक समीक्षा में जो उद्योग वाला पॉइंट है, उद्योग वाला टॉपिक है, इंडस्ट्री वो वाला देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उद्योगों का राजस्थान की GSVA में योगदान कितना है। ठीक है, तो उद्योग है उनका राजस्थान के GSVA का मतलब होता है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, सकल राज्य मूल्यवर्धन। तो उद्योग है उनका ना राजस्थान के जो सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSVA ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में योगदान कितना है? वो है लगभग 27%। तो उद्योगों का राजस्थान के जो GSVA है सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसमें योगदान है लगभग 27% का योगदान है। और ये योगदान कौन सी कीमतों पे है? प्रचलित कीमतों पे है। तो उद्योगों का राजस्थान के GSVA में योगदान है लगभग कितना? 27% का योगदान है। और ये कौन से कीमतों पे है? प्रचलित कीमतों पे। तो उद्योगों का राजस्थान के GSVA में योगदान है लगभग 27%। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये है इसमें क्या है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें ना कितनी वृद्धि हुई है? वो है 7.88% की वृद्धि हुई है। तो उद्योग है उसका राजस्थान के GSVA में योगदान है वो है लगभग 27% है। हमने देखा था 3 क्षेत्र थे, एक तो कृषि का योगदान लगभग 26% था, उद्योगों का योगदान लगभग 27% है, और तीसरा सबसे ज़्यादा योगदान है GSVA में वो है सेवा क्षेत्र का योगदान है लगभग 45%। तो GSVA यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन में सबसे अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का योगदान है। और उसके बाद किसका है? औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है। और सबसे बाद में लास्ट में क्या है? कृषि का योगदान है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र है उसके कुछ उपक्रम है, उनको उपक्षेत्र है वापिस। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र है उसको वापस उपक्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से उपक्षेत्र है? पहला है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, विद्युत, गैस और जलापूर्ति। नेक्स्ट है खनन एवं उत्खनन। तो ये 4 उपक्षेत्रों में बांटा गया है औद्योगिक क्षेत्र को। तो इनका कितना कितना % है? तो औद्योगिक क्षेत्र है उसको 4 उपक्षेत्रों में बांटा गया है और इन सभी का अलग अलग योगदान है वो देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण का जो % है वो है 42% के आसपास। जो कंस्ट्रक्शन है यानी निर्माण, इसका योगदान कितना है? 38% का। विद्युत, गैस और जलापूर्ति, इसका योगदान है लगभग 10% का। कितना? 10% का योगदान है। नेक्स्ट देखते हैं कि खनन और उत्खनन, इसका योगदान है लगभग 12% का योगदान है। तो जो GSVA में उद्योगों का योगदान हो गया लगभग 27% और उद्योगों को भी वापस उप क्षेत्रों में बांटा गया है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, और फोर्थ है वो है खनन एवं उत्खनन। तो इसमें से मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 42%, विनिर्माण का योगदान 34%, विद्युत, गैस और जलापूर्ति का योगदान है 10% और खनन उत्खनन का योगदान है लगभग 12%। नेक्स्ट हम देखते हैं MSME का मतलब क्या है? MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये है MSME की फुल फॉर्म। M का मतलब है माइक्रो, S का मतलब स्मॉल, M का मतलब है मीडियम और E का मतलब है इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एम एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे
नेक्स्ट देखते हैं आगे कि रिप्स की फुल फॉर्म क्या है। रिप्स की फुल फॉर्म है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स है। इसको रिप्स कब लागू की गई, वो लागू की गई 2024 में। तो और ये लॉन्च कब हुई थी, 8 अक्टूबर 2024। तो रिप्स 2024 यानी कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 है। ये लॉन्च कब हुई, ये हुई लॉन्च 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई थी। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 लॉन्च हुई थी, 8 अक्टूबर 2024 को ये लॉन्च हुई है। नेक्स्ट देखते हैं आगे राजस्थान एमएसएमई नीति। ठीक है, राजस्थान एमएसएमई नीति यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज नीति है, वो कब लागू हुई, वो हुई 2024 में। राजस्थान खनिज नीति वो भी कब लागू हुई, 2024 में। राजस्थान एमसेन नीति वो भी कब लागू हुई, 2024 में। तो राजस्थान एमएसएमई नीति लागू हुई 2024 में, खनिज नीति लागू हुई 2024 में, और एमसेन नीति लागू हुई, ये भी कब लागू हुई, 2024 में ही लागू हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे रिको देखते हैं। तो रिको की फुल फॉर्म क्या होती है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो आर से मतलब है कि राजस्थान स्टेट, आई से मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और अगला आई से मतलब है इन्वेस्टमेंट, और फिर क्या है, कॉर्पोरेशन। तो रिको की स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी। नेक्स्ट है कि राजस्थान तो रिको का काम क्या है, रिको है राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। तो राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है उसको गति देने वाली सबसे शीर्ष संस्था कौन सी है, वह है रिको। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली जो सबसे शीर्ष संस्था है वह है रिको। नेक्स्ट है रिको राज्य में निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक सुविधा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो रिको का काम क्या है कि रिको करती है राज्य में निवेश को क्या करती है, आकर्षित करने और औद्योगिक सुविधा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करती है रिको। तो रिको क्या है, राज्य में निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक सुविधा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिको द्वारा क्या क्या पार्क स्थापित किए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिको द्वारा जो पार्क स्थापित किए गए हैं उनको देखते हैं। तो रिको द्वारा कौन कौन से एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं वो देखते हैं। तो रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखते हैं बोरानाड़ा जयपुर में। तो रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, पहला है बोरानाड़ा जोधपुर में, दूसरा है रानपुरा कोटा में, तीसरा है उद्योग विहार गंगानगर में, और चौथा है MIA अलवर में। तो रिको द्वारा जो स्थापित किए गए एग्रो फूड पार्क कौन कौन से हैं, तो एग्रो फूड पार्क है, पहला है बोरानाड़ा जोधपुर में, दूसरा है रानपुरा कोटा में, और तीसरा है उद्योग विहार गंगानगर में, और चौथा है MIA अलवर में। तो रिको द्वारा स्थापित किए गए जो एग्रो फूड पार्क है बोरानाड़ा जोधपुर में, रानपुरा कोटा में, उद्योग विहार गंगानगर में, और MIA अलवर में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं रिको द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में जापानी जोन कहाँ कहाँ पे है, तो वो है नीमराना तथा गिलोट में। ठीक है, तो राजस्थान में जो जापानी जोन है वो कहाँ कहाँ स्थित है, वह है एक तो है नीमराना और दूसरा है गिलोट में। ठीक है, तो यह है नीमराना में और गिलोट में स्थित है जापानी जोन। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में जो मेगा फूड पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में मेगा फूड पार्क, पहला जो मेगा फूड पार्क है वो है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, जो कि कहाँ है, रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। और दूसरा जो मेगा फूड पार्क जो निर्माणाधीन था वो है श्री राम मेगा फूड पार्क, जो कि कहाँ है, पलाना बीकानेर में। तो राजस्थान में जो मेगा फूड पार्क है वो कहाँ है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, जो कि रूपनगढ़ अजमेर में है। दूसरा है श्री राम मेगा फूड पार्क, जो कि कहाँ है, पलाना बीकानेर में है, और ये निर्माणाधीन है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में स्पाइस पार्क यानी कि मसाला पार्क। स्पाइस पार्क कहाँ कहाँ है, पहला है रामपुरा भाटिया जोधपुर में, और दूसरा है रामगंज मंडी कोटा में। तो राजस्थान में जो स्पाइस पार्क है यानी कि जो मसाला पार्क है वो कहाँ है, रामपुरा भाटिया जोधपुर में और रामगंज मंडी कोटा में स्थित है स्पाइस पार्क। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में जो ऑक्सीजन सिटी पार्क कहाँ स्थित है, वह है कोटा में। तो राजस्थान में ऑक्सीजन सिटी पार्क है वो कहाँ है, कोटा में। आगे देखते हैं कि खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र। तो राजस्थान में जो खाद्य और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है तिवरी जोधपुर में। राजस्थान में जो खाद्य एवं कृषि, ठीक है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थित है, वो है तिवरी जोधपुर में स्थित है। एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन है तिवरी जोधपुर में। नेक्स्ट है कि
जो जापानी जोन कहाँ है, नीमराना और घिलोट में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला आपके ऐड किया गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क वो कहाँ बनेगा, वो बन रहा है बोरानाड़ा जोधपुर में। तो मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क है वो बन है कहाँ, बोरानाड़ा जोधपुर में स्थित है। तो राजस्थान में जो मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क है बोरानाड़ा जोधपुर में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। राजस्थान में जो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है वो है थोलाई औद्योगिक क्षेत्र, जमवा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। पहला है मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क है, तो मेडिकल डिवाइस का जो पार्क वो है बोरानाड़ा जोधपुर में। और दूसरा है जो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है वो है थोलाई औद्योगिक क्षेत्र, जमवा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि राजस्थान में जो सोलर पैनल है उसको निर्माण का जो पार्क है वो कहाँ पे है, तो सोलर पैनल के निर्माण का पार्क है वो है काकानी जोधपुर में। राजस्थान में सोलर पैनल के निर्माण का पार्क कहाँ है, वह काकानी जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क। हस्तशिल्प और फर्नीचर का पार्क कहाँ है, वह है बोरानाड़ा एक्सटेंशन औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में। हस्तशिल्प और फर्नीचर पार्क बन रहा है वो है बोरानाड़ा एक्सटेंशन जो औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ है, जोधपुर में, वहाँ है हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क। नेक्स्ट है जेम्स बोस, वो कहाँ स्थित है, तो वो है सीतापुरा जयपुर में। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन वो है खुसखेड़ा भिवाड़ी सेकंड में स्थित है। ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन है वो है खुसखेड़ा भिवाड़ी जोधपुर भिवाड़ी सेकंड में स्थित है। तो एक बार वापस देख लेते हैं, मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क है बोरानाड़ा जोधपुर में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है थोलाई औद्योगिक क्षेत्र, जमवा रामगढ़ जयपुर में। सोलर पैनल निर्माण का पार्क है वो है काकानी जोधपुर में। हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क कहाँ है, बोरानाड़ा एक्सटेंशन औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है जेम्स बोस, वो कहाँ है, सीतापुरा जयपुर में। और स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन वो है खुसखेड़ा भिवाड़ी सेकंड में। आगे देखते हैं सेज। ठीक है, सेज की फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ है, पहला है बोरानाड़ा जोधपुर में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हैंडीक्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट है सेज 1 और सेज 2, ये दोनों कहाँ है, सीतापुरा जयपुर में, ये जेम्स और ज्वेलरी के लिए है। नेक्स्ट है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज जो कि है कालवाड़ जयपुर में है, ये है IT इंजीनियरिंग हैंडीक्राफ्ट और जेम्स और ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सोमानी सेज कहाँ है, खुसखेड़ा भिवाड़ी में है, ये इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए है। और नेक्स्ट है वाटिका सेज जो कि जयपुर में है, IT के लिए है। नेक्स्ट है कि R&B इंफ्रास्ट्रक्चर सेज जो कि कहाँ है, खारा बीकानेर में है, ये है टेक्सटाइल ऊन तथा ऊनी गलीचों के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गए राजस्थान के प्रमुख सेज। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान वित्त निगम RFC। ठीक है, राजस्थान वित्त निगम RFC, इसकी स्थापना कब की गई, 1955 में की गई। इसका काम क्या है, ये माइक्रो स्मॉल तथा मीडियम उद्योगों इकाइयों को ऋण प्रदान करता है। तो RFC राजस्थान वित्त निगम स्थापना 1955 में माइक्रो स्मॉल तथा मीडियम औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करने का काम करता है। आगे देखते हैं राजसिको की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई जून 1961 में और ये क्या है, लघु उद्योगों एवं कारीगरों को सहायता प्रदान करने का काम करती है और हस्तशिल्प को बढ़ाने का भी काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब लागू की गई, 2022 में लागू की गई, 17 सितंबर 2022। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब लागू की गई थी, 2022 में 17 सितंबर 2022 को लागू की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। क्या है DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इसके अंतर्गत क्या है, दादरी UP से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के बीच एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किसका निर्माण किया जाएगा, दादरी UP से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई है उसके बीच में किसका निर्माण किया जाएगा, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका निर्माण किया जाएगा। और इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसकी लंबाई होगी 1504 किलोमीटर होगी। और इसका कितना भाग राजस्थान से गुजरेगा, वह है 38% भाग इसका राजस्थान से गुजरेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। तो DMIC क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दादरी UP से जवाहरलाल
नेहरू पोर्ट बॉम्बे के बीच में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई है 1504 किलोमीटर और इसका कितना भाग राजस्थान से गुजरेगा, इसका गुजरेगा 38% भाग राजस्थान से गुजरेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है ही DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके तरफ क्या है, इसके दोनों तरफ क्या है 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इसके दोनों तरफ के 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र है, इसे ही क्या कहा जाता है DMIC। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा इसके दोनों तरफ जो 150 किलोमीटर का जो प्रभाव क्षेत्र है उसे क्या कहा जाएगा DMIC। DMIC के तहत राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। पहला है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र। कौन सा है, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। तो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत पहला क्षेत्र है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र। ये क्या है 165 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इसमें अलवर के 43 गांव सम्मिलित है। तो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र है, ये कितने 165 किलोमीटर स्क्वायर है इसके क्षेत्र पे फैला हुआ है और इसमें कितने अलवर के कितने 43 गांव इस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जोधपुर पाली मारवाड़ जोधपुर, अगला कौन सा है, अगला है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, ये कितने हैं 154 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें पाली के कितने 9 गांव सम्मिलित होते हैं, इसके अंतर्गत पाली के 9 गांव आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन दोनों क्षेत्रों के विकास हेतु किसकी स्थापना की गई है। तो एक तो हो गया ये दोनों क्षेत्र हैं, एक तो है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना औद्योगिक क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए स्थापना की गई है रिडको की, किसकी, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो रिडको है, रिडको की स्थापना की गई है इनके विकास के लिए, ठीक है, रिडको है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिडको है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो रिडको की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 15 मार्च 2022 को। तो रिडको है उसकी स्थापना की गई है, वो है 15 मार्च 2022 को इसकी रिडको की स्थापना की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निर्यात से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2023-24 में राजस्थान से होने वाला कुल निर्यात कितना है। तो कुल निर्यात है 83,704 करोड़ रुपए का। तो 2023-24 में राजस्थान से होने वाला कुल निर्यात कितने रुपए का है, वो है 83,704 करोड़ रुपए का निर्यात है 2023-24 में राजस्थान से होने वाला कुल निर्यात। तो 2023-24 में राजस्थान से होने वाला कुल निर्यात है 83,704 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष वस्तुएं, मतलब 5 टॉप वस्तुएं जो कि राजस्थान से निर्यात होती है, वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे जो राजस्थान से पहले नंबर पे जो निर्यात यानी एक्सपोर्ट होती है उसमें पहले नंबर पे कौन है, वो है इंजीनियरिंग का सामान है। दूसरे नंबर पे है रत्न एवं आभूषण, तीसरे नंबर पे है धातु, चौथे नंबर पे कपड़ा और पांचवें नंबर पे हस्तशिल्प। तो राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 टॉप की वस्तुएं कौन कौन सी है। पहला नंबर पे तो है इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पे रत्न आभूषण, तीसरे नंबर पे हो गया धातु, चौथे नंबर पे हो गया कपड़ा और पांचवें नंबर पे हो गया हस्तशिल्प। ये 5 चीजें राजस्थान से निर्यात होती है, शीर्ष वस्तु है, ठीक है। पहले हो गया इंजीनियरिंग, फिर है रत्न आभूषण, तीसरे नंबर पे क्या आ गया धातु, चौथे पे आ गया कपड़ा और पांचवें पे आ गया हस्तशिल्प। तो ये 5 शीर्ष वस्तु है। इन पांचों का जो निर्यात में योगदान कितना है, वो है 65% से अधिक योगदान है। तो राजस्थान से होने वाला कुल निर्यात उसमें 65% तो किसका योगदान है, इन 5 वस्तुओं का। कौन कौन सी, इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प, इन 5 वस्तुओं का निर्यात योगदान है। राजस्थान से होने वाला कुल निर्यात कितना है, वो है 83,704 करोड़ रुपए का है। आगे हम देखते हैं राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति। तो अगली है राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति। तो ये कब लागू की गई थी। तो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई है, वो है 2024 में लागू की गई है। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई है 2024 में। नेक्स्ट है राजस्थान ODOP नीति। राजस्थान ODOP यानी राजस्थान
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति है, ये भी 2024 में लागू की गई है। कब लागू की गई है? 8 दिसंबर 2024 को लागू की गई है। तो राजस्थान ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति है, वो कब लागू की गई है? वो लागू की गई है 8 दिसंबर 2024 को ये नीति लागू की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, खनिज देखते हैं। तो राजस्थान में अभी तक है ना कुल कितने 81 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। 81 प्रकार के खनिजों का क्या है? भंडार है। उसमें से वर्तमान में कितने 58 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। तो राजस्थान में खनिजों का भंडार कितना है? वो है 81 खनिजों का भंडार है, उसमें से खनन हो रहा है 58 खनिजों का खनन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के कौन से खनिज है जिनका कि 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। पहला तो हो गया सीसा जस्ता अयस्क, सोलेनाइट, वुलस्टोनाइट, तांबड़ा यानी गार्नेट, जास्पर और पन्ना। सीसा जस्ता अयस्क, सोलेनाइट, वुलस्टोनाइट, तांबड़ा यानी गार्नेट, जास्पर और पन्ना। सीसा जस्ता अयस्क, सोलेनाइट, वुलस्टोनाइट, गार्नेट, जास्पर और पन्ना, इन सभी का 100% उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक तो हो गया चांदी, एक क्या है? चांदी, दूसरा है कैल्साइड और फिर जिप्सम। इसका लगभग पूरा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। चांदी हो गया, कैल्साइट हो गया और जिप्सम। क्या क्या हो गया? एक तो हो गया चांदी, दूसरा हो गया कैल्साइट और तीसरा हो गया जिप्सम। चांदी का लगभग मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे में लाइन दी गई है कि चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है, लगभग लिखा है। ठीक है, तो इसमें मतलब हो गया चांदी का तो कितना है? 98% है, कैल्साइट का भी 98% और जिप्सम का 93% उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ है? वो है रोहिल खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर में है। तो रोहिल खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर में है किसके भंडार? यूरेनियम के भंडार है। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार है रोहिल खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर में। राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ है? वह आनंदपुरा भूकिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा में है। तो राजस्थान में सोने के भंडार है वो है आनंदपुरा भूकिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा में सोने के भंडार है। नेक्स्ट हम देखते हैं खनिज तेल। तो खनिज तेल के बारे में देखते हैं कि भारत में कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना होता है? वह है 29.36। इसको कैसे पढ़ेंगे? 29.36 MMTPA। तो भारत में कुल कच्चे तेल का उत्पादन होता है 29.36 MMTPA यानी मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। MMTPA का मतलब है मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। ठीक है, तो भारत में कुल कच्चे तेल का उत्पादन होता है वो है 29.36 MMTPA यानी मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। तो 29.36 उत्पादन होता है भारत में कच्चे तेल का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में भारत के कुल उत्पादित कच्चे तेल का कितना % उत्पादन होता है? वह राजस्थान में होता है ना वो 14.95% उत्पादन होता है। तो पूरे भारत में तो कितना उत्पादन है कच्चे तेल का? वह है 29.36 MMTPA है। ठीक है, उसमें से लगभग 14.95% यानी कि 4.39 MMTPA का उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है राजस्थान में। तो राजस्थान में कितने कच्चे तेल का उत्पादन होता है? वो है 4.39 MMTPA कच्चे तेल का उत्पादन होता है। ये जो 4.39 है ना, वो भारत में कुल कच्चा तेल का जितना उत्पादन होता है उसका कितना है? 14.95%। तो राजस्थान में भारत के कुल कच्चे तेल का कितना? 14.95% कहाँ उत्पादन होता है? वो होता है राजस्थान के अंदर ही उत्पादन होता है। ठीक है, और कितना होता है? 4.39 MMTPA। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में कितने पेट्रोलिफेरस बेसिन है। तो राजस्थान में कितने पेट्रोलिफेरस बेसिन है? वो है 4। ठीक है, राजस्थान है उसमें कितने पेट्रोलिफेरस बेसिन है? वो है 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है। ठीक है, वो कौन से है और वो कितने किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? तो राजस्थान में 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है, वो है और कितने क्षेत्रफल में फैले हुए? वो है 1,50,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन कितने हैं? वह है 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है जो कि 1,50,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। ठीक है,
और पहले इसमें है ना इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे लिखा हुआ था कि ये 14 जिलों में फैले हुए हैं, लेकिन अब ये 14 वाला जो बात है वो हटा दी है, क्योंकि नए जिले बने उसके बाद 14 वाली बात हटा दी। अगर पूछ ले तो याद रख लेना थोड़ा, ठीक है। तो राजस्थान में कितने हैं, 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन क्षेत्र है जो कि कितने 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। और वो 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन कौन कौन से है वो देखते हैं। पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, ठीक है, ये कौन कौन से जिले में फैला है, बाड़मेर जालोर में फैला है। दूसरा जैसलमेर बेसिन कहाँ फैला है, जैसलमेर में। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन जो कि बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में फैला हुआ है। नेक्स्ट है विंध्य बेसिन, विंध्य बेसिन कहाँ है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ में फैला हुआ है। राजस्थान में कितने हो गए टोटल, 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन हो गए, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्य बेसिन, ठीक है। और ये 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है उसमें 38 तेल के कुओं की खोज हो चुकी है, जिसमें से कि वर्तमान में कितने 15 तेल के कुओं से वर्तमान में तेल का उत्पादन भी हो रहा है। तो 38 तेल के कुएं हैं उनकी खोज हो चुकी है राजस्थान जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है उसमें, और उसमें से वर्तमान में कितने 15 तेल के कुएं हैं, उसमें से तेल का खनन भी हो रहा है। कौन कौन से कुएं, पहला हो गया मंगला, शक्ति, भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला, शक्ति, भाग्यम, ऐश्वर्या, गुड़ा, सरस्वती, कामेश्वरी, रागेश्वरी, ठीक है। तो ये मंगला, शक्ति, भाग्यम, ऐश्वर्या, गुड़ा, सरस्वती, कामेश्वरी, रागेश्वरी, ये सब क्या है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो तेल के जो कुएं है वो है। तो मंगला, शक्ति, भाग्यम, ऐश्वर्या, गुड़ा, सरस्वती, कामेश्वरी, रागेश्वरी, ये क्या है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो तेल के कुएं है ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन है उसमें तेल का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, वह है केयर्न इंडिया जो कि स्कॉटलैंड की कंपनी है, और वेदांता, इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन है उसमें तेल का उत्पादन किया जा रहा है, वो किया जा रहा है केयर्न इंडिया जो कि स्कॉटलैंड की कंपनी है, और दूसरा वेदांता, इन दोनों ने मिलकर बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल का उत्पादन कर रहे हैं। नेक्स्ट है राजस्थान रिफाइनरी। तो राजस्थान रिफाइनरी है उसका उद्घाटन कब हुआ, वो हुआ 16 जनवरी 2018 को पचपदरा, जो कि किसमें आता है, बालोतरा में, ठीक है। पचपदरा बालोतरा में इसका उद्घाटन हुआ 16 जनवरी 2018 को। तो राजस्थान रिफाइनरी है उसका उद्घाटन हुआ 16 जनवरी 2018 को, पचपदरा बालोतरा में इसका उद्घाटन हुआ। इसमें जो HPCL है और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों इसमें तो दोनों का हिस्सा है। तो HPCL का हिस्सा कितना है 74%, और जबकि राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा है इसमें 26%। तो राजस्थान रिफाइनरी है उसका उद्घाटन हुआ 16 जनवरी 2018 को हुआ। कहाँ से हुआ, पचपदरा बालोतरा से हुआ, और इसमें HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों का हिस्सा है। HPCL का हिस्सा है 74% और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा है इसमें 26%, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान रिफाइनरी है उसमें क्या है, कौन से उत्पाद बनेंगे, वह BS6 उत्पादों का उत्पादन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है कौन से BS6 का उत्पादन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है और ठीक है, अब जैसलमेर का जो बागे वाला स्थान है वहाँ से क्या है, भारी तेल का उत्पादन हो रहा है। तो भारी तेल का उत्पादन कहाँ से हो रहा है, जैसलमेर है उसका बागे वाला जो स्थान है वहाँ से क्या उत्पादन हो रहा है, वो हो रहा है भारी तेल का उत्पादन हो रहा है। तो भारी तेल का उत्पादन कहाँ से हो रहा है, जैसलमेर के बागे वाला स्थान से हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस है उसके भंडार है वो जैसलमेर में मिले हैं, कहाँ कहाँ पे मिले हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसलमेर में जो प्राकृतिक गैस के भंडार है वो कहाँ मिले हैं, शाहगढ़, गोटारू, मणिहारी टिब्बा, तनोट डांडे वाला, गमने वाला, रामगढ़ चिमने वाला, सादे वाला, ठीक है। तो ये जगह है जहाँ से कि जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं शाहगढ़, गोटारू, मणिहारी टिब्बा, तनोट डांडे वाला, गमने वाला, रामगढ़ चिमने वाला, सादे वाला, कमली ताल, बागी टिब्बा, भाखरी टिक्का। तो जैसलमेर है उसमें प्राकृतिक गैस के ना भंडार है ना कहाँ कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं शाहगढ़, गोटारू, मणिहारी टिब्बा, तन्नोट डांडे वाला, गमने वाला, रामगढ़ चिमने वाला, सादे वाला, कमली ताल, बागी टिब्बा, भाखरी टिब्बा और राजेश्वरी, ठीक है। इन सभी स्थानों पर ये कहाँ है, जैसलमेर में है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो ये पूछा जाता है, थोड़ा याद रखना है। तो बागे वाला है वो जैसलमेर में, वहाँ से क्या मिला है,
भारी तेल है उसके भंडार मिले हैं। ठीक है, बागेवाला से क्या मिला है, भारी तेल का उत्पादन हो रहा है बागेवाला से। ठीक है, और बाकी जगह से क्या हो रहा है, ये जैसलमेर में जो प्राकृतिक गैस है इनका उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ से, सागढ़, घोटारू, मनिहारी टिब्बा, तन्नोट, डांडे वाला, गमने वाला, रामगढ़, चिमने वाला, सादे वाला, कमलीताल, बागी टिब्बा, भाखरी टिब्बा तथा राजेश्वरी, यहाँ से प्राकृतिक गैस के भंडार है प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखते हैं जैसलमेर के रामगढ़ में, बारा के अंता में तथा धौलपुर में, यहाँ क्या है, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, जैसलमेर के रामगढ़ में, बारा के अंता में तथा धौलपुर में। तो जैसलमेर है उसके रामगढ़ में और बारा के अंता में और तथा धौलपुर में क्या है, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह स्थापित किए जा चुके हैं। तो कहाँ कहाँ पे है, जैसलमेर के रामगढ़ में, बारा के अंता में तथा धौलपुर में, इन तीनों जगह पे क्या है, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, एक लाइन दी गई है इकोनॉमिक सर्वे में, इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन प्रतिदिन कितना होता है। तो राजस्थान में प्रतिदिन प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है वह है 3.50 से 3.70 MMSCM। ठीक है, तो राजस्थान में प्रतिदिन प्राकृतिक गैस का उत्पादन कितना होता है, वो होता है 3.50 से 3.70 MMSCM। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे में ये लाइन सीधी दे रखी है कि राजस्थान में जो प्रतिदिन है प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3.50 से 3.70 MMSCM उत्पादन हो रहा है प्रतिदिन। किसका, प्राकृतिक गैस का, 3.50 से 3.70 MMSCM। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में है वो है इंदिरा रसोई योजना। तो इंदिरा रसोई योजना ये पुराना नाम था, अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका नया नाम क्या है, अन्नपूर्णा रसोई योजना, और पहले इसे क्या कहा जाता था, इंदिरा रसोई योजना कहा जाता था। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना ये कब चालू हुई, ये चालू हुई 20 अगस्त 2020 को चालू हुई थी। तब इसका नाम, जब ये चालू की गई थी, इसका नाम था इंदिरा रसोई योजना, और ये चालू कब की गई थी, 20 अगस्त 2020 को चालू की गई थी। और कहाँ चालू की गई थी, नगरीय निकायों में ये चालू की गई थी। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना ये चालू की गई थी 20 अगस्त 2020 को और नगरीय निकायों में चालू की गई थी। अब के ये लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है, ये कौन सी योजना है जो कि लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय तथा पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार कर रही है। तो लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय तथा पथ अंत्योदय की संकल्पना को कौन सी योजना साकार कर रही है, वो कर रही है अन्नपूर्णा रसोई योजना, इस संकल्पना को साकार कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे देखते हैं, अन्नपूर्णा रसोई योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी, वो की गई थी 20 अगस्त 2020 को नगरीय निकायों में की गई थी। तो ये जो 20 अगस्त 2020 को जो चालू हुई थी वो कहाँ हुई थी, नगरीय निकायों में। बाद में हम ग्रामीण निकायों का भी देखेंगे कि ग्रामीण नगर निकायों में अन्नपूर्णा रसोई योजना कब चालू हुई। तो नगरीय निकायों में तो अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू हुई थी 20 अगस्त 2020 को चालू हुई थी, और ग्रामीण निकायों में आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्तमान में ये अपने जो ये अन्नपूर्णा रसोई योजना है ये क्या है, 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों का संचालन हो रहा है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत कितने, 240 नगरीय निकाय, 240 नगरों में कितनी 1000 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन हो रहा है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है आपके कि 240 नगरीय निकायों में कितनी 1000 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन हो रहा है, और उस पर खर्च कितना आ रहा है, वो आ रहा है प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना देखते हैं, इसका पुराना नाम क्या था, वो था इंदिरा रसोई योजना। ये चालू की गई थी 20 अगस्त 2020 को नगरीय निकायों में चालू की गई थी। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय तथा पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार करती है अन्नपूर्णा रसोई योजना, और ये कहाँ है, शहरी निकायों में है, और जो है 240 नगरीय निकायों में, ये कितने नगरीय निकायों में संचालित हो रही है, 240 नगरीय निकायों में संचालित हो रही है, और 1000 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन हो रहा है। तो नगरीय निकायों में कितनी अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन हो रहा है, वो है 240 नगरीय निकायों में 1000 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन हो रहा है। और नगरीय निकायों में जो इस योजना पे कितना खर्च आ रहा है, वो है 250 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना पर नगरीय निकायों में कितना खर्च आ रहा है, वो आ रहा है 250 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, और तो ये प्रतिवर्ष कितने करोड़ थाली परोसी जाती है। ठीक है, वो है प्रतिवर्ष 9.21 करोड़
की जो भोजन की थाली वहाँ परोसी जाती है। ठीक है, अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी 9.21 करोड़ भोजन की थालियां परोसी जाती है और इसमें खर्च कितना आता है 250 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आता है। और ये कहते हैं 240 नगरीय निकायों में 1000 अन्नपूर्णा रसोई में इसका संचालन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत है ना जो जनता है उसको है ना एक भोजन की प्लेट कितने में मिलती है, वो मिलती है 8 रुपये में। अन्नपूर्णा रसोई योजना में जनता को एक भोजन की प्लेट मिलती है 8 रुपये में। ठीक है, और 22 रुपये कौन देती है, वो गवर्नमेंट अनुदान देती है। तो मतलब जो सरकार को एक प्लेट कितने की पड़ गई, 30 रुपये की पड़ गई। 30 में से 8 रुपये तो वो कहाँ से लेती है, आम जनता से लेती है, और 22 रुपये गवर्नमेंट खुद देती है। ठीक है, तो और उसको गवर्नमेंट को कुल कितने की पड़ी एक प्लेट, वो पड़ती है 30 रुपये की पड़ती है, जिसमें से 8 रुपये तो किससे लिए जाते हैं, आम जनता से लिए जाते हैं, और जो पीछे बचे 22 रुपये वो गवर्नमेंट अनुदान देती है। तो यह है अन्नपूर्णा रसोई योजना कहाँ, शहरी निकायों में। उसके बाद हम देखते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण। ठीक है, अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण निकायों में इम्पोर्टेंट है कि कब चालू हुई है, वो चालू हुई 6 जनवरी 2024 को। तो शहरी निकायों में अन्नपूर्णा रसोई योजना कब चालू हुई, वो हुई 20 अगस्त 2020 को हुई। और ग्रामीण निकायों में अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू हुई 6 जनवरी और 2024 को चालू हुई। ग्रामीण निकायों में अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण है, उसका संचालन कौन करती है, उसका संचालन राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण का संचालन कौन करता है, राजीविका के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह है, महिला स्वयं सहायता समूह, उनके द्वारा अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान में कितनी ग्रामीण अन्नपूर्णा रसोइयाँ का संचालन हो रहा है, वो है 891। वर्तमान में 891 जो अन्नपूर्णा रसोइयाँ हैं उनका संचालन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। ठीक है, तो और कितने 1000 अन्नपूर्णा रसोइयाँ का संचालन कहाँ हो रहा है, शहरी निकायों में, और 891 जो अन्नपूर्णा रसोइयाँ हैं उनका संचालन हो रहा है ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके तहत अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण के तहत प्रतिदिन कितने अधिकतम 100 थालियां उपलब्ध कराने का, और अधिकतम प्रतिदिन दोपहर में भी 100 और रात्रि के समय भी 100 थालियां उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अधिकतम कितनी थालियां उपलब्ध करा सकते हैं, तो 100 दोपहर में और 100 रात्रि के समय ये थालियां उपलब्ध करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण में भी वही है। टोटल खर्चा गवर्नमेंट को आता है 30 रुपये, जिसमें से 8 रुपये तो किससे लिए जाते हैं, आम जनता से, जबकि 22 रुपये का अनुदान गवर्नमेंट खुद देती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि है ना जो थाली में है ना जनता को कितना भोजन परोसा जाता है, वो परोसा जाता है 600 ग्राम भोजन परोसा जाता है। उस 600 ग्राम में से है ना क्या है, 300 ग्राम की तो क्या दी जाती है, चपाती दी जाती है, 100 ग्राम हो गई दाल, 100 ग्राम हो गई सब्जी। ठीक है, तो कितने हो गए 500, और बाकी बचे 100 ग्राम है वो हो गए या तो चावल हो गया या फिर खीचड़ा, बाजरे का खीचड़ा। ठीक है, चावल हो गए या फिर बाजरे का जो खीचड़ा है वो उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा रसोई योजना में जो क्या है जनता को कितनी ग्राम का वो भोजन उपलब्ध कराया जाता है, 600 ग्राम का, उसमें से 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल या बाजरे का खीचड़ा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और कितनी ग्रामीण क्षेत्र में कितनी 891 इंदिरा रसोइयों का संचालन हो रहा है। तो ये थोड़ा याद रखना है। अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण, इसमें कितना है 8 रुपये में जनता को भोजन कराया जाता है, 22 रुपये गवर्नमेंट अनुदान देती है, टोटल गवर्नमेंट को कितने 30 रुपये पड़ता है। ठीक है, और थाली में कितने 300 ग्राम तो आती है चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या बाजरे का खीचड़ा उपलब्ध कराया जाता है। टोटल कितना 600 ग्राम भोजन उपलब्ध करवाया जाता है जनता को। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण। तो हमने जो ये इकोनॉमिक सर्वे, ये है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में उस टाइम तक जब ये छपा था दिसंबर 2024 तक, ठीक है, तब तक कितनी इंदिरा रसोइयाँ संचालित होती थी, वह है 891। कितनी 891 इंदिरा रसोइयाँ उस टाइम तक संचालित होती थी।
तो ग्रामीण इलाकों में कितनी 891 जो इंदिरा रसोई योजना है, इंदिरा रसोइयाँ संचालित हो रही थी उस टाइम तक। और ये है जो हमने लगभग जून के आसपास ये करंट जो सोशल मीडिया हैंडल है राजस्थान गवर्नमेंट की उस पर ये शेयर किया गया है। तो उसके अनुसार कितनी है 984 इंदिरा रसोइयाँ हो गई है। तो दोनों याद रख लेना है आपको। मेन इकोनॉमिक सर्वे वाला जब पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो वो कितनी है 891 रसोइयाँ थी और वर्तमान में कितनी हो गई है वो लगभग हो गई है 984 इंदिरा रसोइयाँ हो गई है वर्तमान में। ठीक है, तो दिसंबर 2024 तक तो कितनी थी 891 इंदिरा रसोइयाँ थी ग्रामीण क्षेत्रों में और वर्तमान में लगभग 984 इंदिरा अन्नपूर्णा रसोई हो गई है। वो कितने कहाँ हो गई है वो ग्रामीण इलाकों में हो गई है। और तो ग्रामीण इलाकों में अन्नपूर्णा रसोई का संचालन कौन करता है वो करता है राजीविका द्वारा, जो महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है वो किया जाता है महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है। और 2.27 करोड़ से अधिक भोजन की थालियां अभी तक परोसी जा चुकी है ग्रामीण क्षेत्रों में। कितनी 2.27 करोड़ से अधिक जो भोजन की थालियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक परोसी जा चुकी है। इंदिरा रसोई योजना ग्राम में कितने 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या मोटा अनाज। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 600 ग्राम का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है इंदिरा रसोई योजना के तहत। ठीक है, तो इंदिरा रसोई योजना नगरीय निकायों में कितने 240 नगरीय निकायों की 1000 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन हो रहा है। ठीक है, तो 240 नगरीय निकायों में 1000 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन हो रहा है। और जबकि ग्रामीण अन्नपूर्णा रसोइयाँ कितनी है वो है, अगर इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार माने तो दिसंबर 2024 तक तो 891 अन्नपूर्णा रसोइयाँ यहाँ थी। ठीक है, अब कितनी हो गई है 984 अन्नपूर्णा रसोइयाँ हो गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो दोनों ही याद रख लेना है अपन को, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो नगरीय निकाय में जो अन्नपूर्णा रसोई है ना उस पर हर साल कितने का खर्च आता है, वह 250 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो अन्नपूर्णा रसोई है शहरी इलाकों में उसमें प्रतिवर्ष कितने का खर्च आता है, वह 250 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो 8 रुपए में भोजन किसको दिया जाता है, जनता को। ठीक है, प्लस 22 रुपए का अनुदान कौन देती है, गवर्नमेंट। टोटल गवर्नमेंट का खर्चा आता है 30 रुपए का एक थाली पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कितने ग्राम भोजन दिया जाता है अन्नपूर्णा रसोई योजना में। 600 ग्राम भोजन उपलब्ध करवाया जाता है जनता को। नेक्स्ट देखते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना शहरी और ग्रामीण निकायों में। नगरीय निकायों में कितने 240 नगरीय निकायों में 1000 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन हो रहा है। और ग्रामीण में कितना बोल दे 984 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन हो रहा है। और आपके इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिया गया है वो दिया गया है दिसंबर 2024 का दिया गया है, उसका हिसाब से माने तो 891 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन हो रहा है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में जो अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, वो राजीविका द्वारा, वो है स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूहों का द्वारा अन्नपूर्णा रसोई ग्रामीण का संचालन किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब तो जनता को कितने में 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है और 22 रुपये का अनुदान कौन देती है, गवर्नमेंट। तो टोटल गवर्नमेंट को एक थाली पड़ती है 30 रुपये में पड़ती है अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मिड डे मील योजना का नया नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, वो कर दिया गया है पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। पहले इसका नाम था मिड डे मील योजना, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। ये किन किन के लिए है, ये है सरकारी विद्यालयों के लिए, संस्कृत विद्यालयों के लिए, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के लिए तथा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये चालू की गई है। तो पीएम पोषण योजना या मिड डे मील योजना किसके लिए चालू की गई है, सरकारी विद्यालयों के लिए, संस्कृत विद्यालयों के लिए, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों तथा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये चालू की गई है। और ये योजना कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए है, तो ये योजना है प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए। तो मिड डे मील योजना या जो पीएम पोषण योजना है वो किसके लिए है, वो है प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए ये चालू की गई है ये योजना।
ठीक है। इस योजना का जो लाभ क्या क्या है, तो इस योजना से लाभ है कि पहला तो क्या है, इससे बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार आया है। तो इससे बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार आया है। दूसरा, इससे विद्यालय में नामांकन बढ़े हैं। तो पीएम पोषण योजना या मिड डे मील योजना से क्या है, विद्यालय में नामांकन बढ़े। तीसरा क्या देखते हैं कि विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय में आने लगे हैं। तो पीएम पोषण योजना या मिड डे मील योजना के लाभ क्या है कि इससे जो विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार आया है। दूसरा, इसमें विद्यालय में नामांकन पड़े। और तीसरे, विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय में आने लगे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिड डे मील योजना। इसके तहत वितरण किए जाने वाले भोजन के बारे में देखते हैं। तो विद्यार्थियों को न्यूनतम कितना 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। तो मिड डे मील योजना या जो पीएम पोषण योजना है, इसके तहत विद्यार्थियों को न्यूनतम कितना 450 कैलोरी और 12 ग्राम जो है प्रोटीन इसका प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है, 100 ग्राम अनाज भी उनको उपलब्ध करवाया जाता है। अनाज में क्या उपलब्ध कराया जाता है, या तो गेहूं या चावल। तो मिड डे मील योजना या पीएम पोषण योजना के तहत विद्यार्थियों को क्या है, न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। उसके साथ साथ 100 ग्राम अनाज जिसमें गेहूं या चावल विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के जो बच्चे हैं, प्री प्राइमरी से लेकर क्या है 5वीं तक के बच्चों को खाना बनाने में लागत प्रति विद्यार्थी 5.45 रुपये प्रतिदिन आती है। तो कक्षा प्री प्राइमरी है उससे लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं, उनके लिए जो खाना बनाने में लागत कितनी आती है, वो आती है 5.45 रुपये प्रतिदिन की लागत आती है प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए जो खाना बनाने में लागत आती है वो आती है 8.17 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन की लागत आती है। तो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को जो खाना बनाने के लिए लागत आती है, और प्री प्राइमरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए जो खाना बनाने में लागत आती है वो कितनी है, वो है 5.45 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन की लागत आती है। जबकि 6ठी से 8वीं बच्चों के लिए जो खाना बनाने में लागत आती है वो है 8.17 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन की लागत आती है। अब 1 दिसंबर 2024 से ये लागत कितनी हो गई है, वो हो गई है 1 दिसंबर 2024 से ये लागत हो गई है 6.19 रुपये। तो किसके लिए है, पहली से प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए है। और 9.29 रुपये किसके लिए है, वो है 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए। तो खाना बनाने में लागत प्री प्राइमरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए वर्तमान में तो कितनी है, वो है 6.19 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन। और जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन की लागत है 9.29 रुपये की लागत है। तो इसको 6.19 पढ़ते हैं, लेकिन हम याद करने के हिसाब से 6.19 इस टाइप से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान में जो खाना बनाने के लिए किनको रखा गया है, वो रखा गया है रसोई सह सहायकों को रखा गया है। तो खाना बनाने के लिए किनको रखा जाता है, वो है रसोई सह सहायकों को रखा जाता है। और राजस्थान में कितने 1,15,403 रसोई सह सहायक खाना बनाने के लिए रखे गए हैं। और इनको वर्तमान में कितना मानदेय दिया जाता है प्रति माह, तो है 2143 रुपये का मानदेय दिया जाता है। तो रसोई सह सहायकों को कितना मानदेय प्रदान किया जाता है, वो प्रदान किया जाता है 2143 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाता है। और राजस्थान में कितने हैं 1,15,403 रसोई सह सहायक है। और इनको एक साल में अधिकतम कितने माह के लिए रखा जाता है, तो अधिकतम 10 माह के लिए इनको रखा जाता है। तो जो खाना बनाने के लिए रसोई सह सहायक रखे जाते हैं उनको वेतन दिया जाता है 2143 रुपये। और राजस्थान में 1,15,403 रसोई सह सहायक है और उनको एक साल में अधिकतम 10 माह के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। तो ये जो मिड डे मील है उसके तहत स्कूलों में जो खाना है वो कैसा प्रदान किया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्रदान किया जा रहा है या कैसा प्रदान किया जा रहा है, उसके जो नमूनों है, ठीक है, तो उसके नमूनों का जो परीक्षण करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा। तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त जो प्रयोगशालाएं हैं वो मिड डे मील्स के नमूनों का लेते हैं और उनमें पोषक मूल्यों की कितनी मात्रा सही है या नहीं है उसका परीक्षण करते हैं। तो मिड डे मील के जो नमूने हैं उनमें पोषण
तत्वों की मात्रा सही है या नहीं, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। तो पन्ना धाय बाल गोपाल योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को दूध और चीनी प्रदान करके उनका पोषण स्तर सुधारना है। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को दूध और चीनी प्रदान करके उनका पोषण स्तर सुधारना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों को रोज 15 ग्राम दूध पाउडर प्रदान किया जाता है। प्री प्राइमरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों को कितना है? 15 ग्राम का दूध पाउडर प्रदान किया जाता है। 15 ग्राम दूध पाउडर से कितना दूध बन जाता है? वो है 150 मिलीलीटर गर्म दूध बन जाता है। और 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को कितना? 20 ग्राम दूध पाउडर प्रदान किया जाता है, उससे कितना है? 200 मिलीलीटर गर्म दूध बन जाता है। तो पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, इसके तहत क्या है? प्री प्राइमरी से लेके 8वीं तक के बच्चों को क्या है? 8वीं तक के बच्चों को दूध और चीनी प्रदान करके उनका पोषण स्तर सुधारा जाता है। प्री प्राइमरी से 5वीं तक के बच्चों को 15 ग्राम दूध पाउडर, यानी कि उससे दूध कितना बन गया? 150 मिलीलीटर गर्म दूध बन गया। और जबकि जो 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थी है उनके लिए कितना? 20 ग्राम दूध पाउडर प्रदान किया जाता है, जिससे दूध कितना बन गया? वो बन गया 200 मिलीलीटर दूध बन गया, ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन चीनी कितनी उपलब्ध कराई जाती है। तो 1ली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितनी? 8.4 ग्राम की चीनी उपलब्ध करवाई जाती है। और 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को कितने? 10.2 ग्राम चीनी उपलब्ध करवाई जाती है प्रतिदिन। नेक्स्ट हम देखते हैं गर्म दूध को गर्म करने के लिए जो गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है विद्यालयों को, उसको लिए कितने रुपए प्रदान करने का प्रावधान है? वो है 1500 रुपये प्रति माह। तो दूध को गर्म करने के लिए जो गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है उसके लिए कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? वो है 1500 रुपये प्रति माह रुपये प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये दूध का पाउडर है जो कि विद्यालयों में उपयोग में लिया जाता है, तो इस दूध पाउडर को है ना कौन प्रदान करता है? तो इस दूध पाउडर को प्रदान करता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। तो इस दूध पाउडर को प्रदान करता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है। और 1 किलोग्राम दूध पाउडर का जो पैकेट है वो कितने रुपए में मिलता है? वो मिलता है 421 रुपये में मिलता है। तो 421 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से ये प्रदान किया जाता है दूध पाउडर। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वो प्रदान किया जाता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है। और 1-1 किलो के पैकेट विद्यालयों को 1-1 किलो के पैकेट प्रदान किए जाते हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 421 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अमृत आहार योजना। अमृत आहार योजना के बारे में हम देख लेते हैं। अमृत आहार योजना कब चालू की गई थी? तो अमृत आहार योजना है वो चालू की गई है 14 दिसंबर 2024 को चालू की गई है। तो अमृत आहार योजना कब चालू की गई है? वो चालू की गई है 14 दिसंबर 2024 को चालू की गई है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना चालू की गई है 14 दिसंबर 2024 को। इसके तहत क्या है? इसके तहत है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 आयु के बच्चों के लिए, कहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पे, और कितने आयु के बच्चों के लिए? 3 से 6 आयु के बच्चों के लिए सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जाता है। तो अमृत आहार योजना है वो चालू की गई है 14 दिसंबर 2024 को चालू की गई है। इसके तहत क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सप्ताह में 5 दिन का गर्म दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया था क्वेश्चन कि अमृत आहार योजना के तहत जो कक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में कितने दिन का दूध उपलब्ध कराया जाता है? वो कराया जाता है 5 दिन का दूध उपलब्ध कराया जाता है सप्ताह में। तो ये याद रखना है अमृत आहार योजना के बारे में कि ये चालू कब हुई थी? ये चालू हुई थी 14 दिसंबर 2024 को चालू हुई थी। और ये क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों पर है। और जो कितने आयु के बच्चों के लिए? 3 से 6 आयु के बच्चों के लिए। और इसके तहत सप्ताह में कितने दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जाता है बच्चों को? 5 दिन।